हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं 17 टीचिंग मेथड्स। ठीक है, तो सबके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो होगा, चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपी टेट, सी टेट, DSSB, किसी भी स्टेट रिलेटेड टेट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये मेथड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट वीडियो है, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। कुछ 17 मेथड हैं जिनको बारी बारी से हम लोग उनके बारे में एक अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे। आपको बेसिकली यहाँ पे कुछ भी रटना नहीं है, सारे मेथड्स के बारे में आप जानते भी होंगे। थोड़ा सा बस आपको रिवाइज करना है और सुनना है बस आपको, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम सारे मेथड्स को डिस्कस करेंगे। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन इंपॉर्टेंट है, पूरी जरूर देखिएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो PDF मिल जाएगी। उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, वहां पे मैं आप लोगों से नोट्स एंड PDF शेयर करती हूँ। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने सेशन को। सबसे पहले टीचिंग मेथड से स्टार्ट करते हैं। टीचिंग मेथड्स एंड अप्रोचेस क्या है, क्या रिलेशन है, उसके बाद हम एक एक मेथड पे चलेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो टीचिंग मेथड्स हैं वो क्या है। तो देखो, आपको पता होगा कि किसी भी अगर आप टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ड्यूरिंग योर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, अगर आप किसी भी विषय को एज अ टीचर आप जब जा रहे हैं तो किसी भी विषय वस्तु को, किसी भी कंटेंट को, किसी भी टॉपिक को, प्रकरण को पढ़ाने में शिक्षण विधियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सभी को पता है कि भाई आप जब तक आप टीचिंग मेथड को फॉलो नहीं करेंगे आप कुछ भी नहीं पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो शिक्षण विधियां एक आधार और एक महत्वपूर्ण भूमिका का काम करती है। और कौन सी शिक्षण विधि किन बच्चों के लिए जरूरी होगी, इसका ज्ञान एक शिक्षक को जरूर होना चाहिए। एज अ टीचर अगर आप टीचिंग मेथड्स या फिर अगर आप अप्रोचेस का यूज कर रहे हो तो वहां पर आप ये देखेंगे कि आपकी कक्षा में छात्र कैसे हैं, गिफ्टेड बच्चों के लिए कौन सी विधि होगी, पिछड़े बच्चों के लिए कौन सी विधि होगी। तो इसीलिए जो टीचर होता है उसको एक गाइड का काम करता है टीचिंग मेथड्स। ठीक है, आप हर बच्चों के अकॉर्डिंग, उनकी नीड के अकॉर्डिंग आप मेथड्स को यहाँ पे अपनी क्लासरूम में, लर्निंग स्ट्रैटेजी में, टीचिंग स्ट्रैटेजी में यूज करते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज और मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी कि ये अप्रोच क्या होता है, मेथड क्या होता है, और मेथड के अंदर हमारी टेक्निक क्या होती है। ठीक है, तो चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। तो सबसे पहले फटाफट से देख लेते हैं अप्रोच क्या होता है। अप्रोच का मतलब अगर मैं हिंदी में बोलूं तो इसे हम उपागम कह सकते हैं। ठीक है, आपका उपागम क्या होता है? तो देखो, उपागम एक हमारा ना एक तरीके का एक अजम्पशन होता है, एक व्यक्ति का विचार हो सकता है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं फटाफट से। मान लीजिए आपका उपागम है, आपकी अप्रोच है कि आपको बच्चों को लेक्चर से पढ़ाना है। ठीक है, मान लीजिए आपका अप्रोच है कि आपको लेक्चर से पढ़ाना है, और मान लो मैं हूं, मेरा अप्रोच है कि मुझे चाइल्ड सेंटर्ड से पढ़ाना है। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड से पढ़ाना है, तो ये हमारा क्या हो गया, उपागम हो गया। आपकी लर्निंग, आपकी टीचिंग, आप क्या पढ़ाएंगे, आपका अजम्पशन क्या है, वो उपागम होता है। जैसे मैंने बोला मैं तो लेक्चर से पढ़ाऊंगी, आपने बोला कि नहीं मैं अपनी टीचिंग में चाइल्ड सेंटर्ड तरीके से पढ़ाऊंगी या पढ़ाऊंगा, तो ये आपका अप्रोच है। अब इस अप्रोच के बेसिस पे हम क्या करते हैं, विधि, जो हमारी विधियां होती हैं उनको हम सिलेक्ट करते हैं। विधियों का मतलब है कि आपका एक ओवरऑल सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन क्या है। आपने जो अप्रोच सोचा उस अप्रोच के बेसिस पे आपका एक सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन, जिससे आप उनको पढ़ाएंगे। ठीक है, मान लीजिए मेरा लेक्चर मेथड था, मैंने बोला कि मैं, मान लो कि टीचर सेंटर्ड मेथड था। अब टीचर सेंटर्ड अप्रोच थी, मैंने यहाँ पे लेक्चर सिलेक्ट कर लिया। मैंने यहाँ पे हो सकता है कि मैं टीचर सेंटर्ड में एक तरीके से व्याख्या विधि जिसको हम कहते हैं वो मैं कर सकती हूँ, या मैं डेमोन्स्ट्रेशन सिलेक्ट कर रही हूँ जहाँ पे मैं एक्टिव हूँ, तो ये मेरा मेथड हो सकता है। ठीक है, अगर आपने चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच चुना हुआ है तो आपका मेथड क्या हो जाएगा कि आप प्ले वे से सिखाओगे, सिंपल सी बात है ना। तो अप्रोचेस के बेसिस पे हमारा मेथड होता है, और इस मेथड के अंदर हम स्पेसिफिक जो एक्टिविटीज फॉलो करते हैं वो हमारी टेक्निक होती है। जैसे कि मान लो आपने प्लेवे मेथड यहाँ पे चुना था, तो आपकी जो टेक्निक हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, आप कोई गेम खिला सकते हो, आप कोई क्विज करवा सकते हो, कोई भी एक्टिविटी आप करवा सकते हो। मेरी टेक्निक क्या हो जाएगी, मैंने लेक्चर चूज किया था तो मेरी टेक्निक हो सकता है कि ब्लैक बोर्ड हो जाए। तो ये तीनों चीज आपको समझ लेनी है,
काफी इसमें कंफ्यूजन होती है काफी लोगों को। तो आपको ये समझना है कि अप्रोचेस पे बेस्ड हमारा मेथड होता है और मेथड्स के अंदर हमारी टेक्निक शामिल होती हैं। अब हम चलते हैं फाइनली अपने मेन कंसेप्ट की तरफ। ये बस एक बेसिक था जो आपको समझना था। अब हम डिस्कस करेंगे एक एक विधियों को फटाफट से, ठीक है। चलिए, हमारा पहला मेथड आता है लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड आपको पता है ये हमारी टीचर सेंटर्ड मेथड में आता है। आपका जो है अध्यापक केंद्रित ये विधि होती है। इसके जन्मदाता प्लेटो माने जाते हैं। प्लेटो ने दिया व्याख्या विधि, याद रखना। इसे हम चॉक एंड टॉक मेथड या हम इसे ट्रेडिशनल मेथड कहते हैं, क्योंकि ये बहुत पुराने समय से सिखाई जाने वाली विधि है। यहाँ पर शिक्षक की भूमिका सबसे ज्यादा सुप्रीम होती है। एक सबसे ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है टीचर। टीचर की भूमिका महत्वपूर्ण क्यों होती है? क्योंकि लेक्चर विधि में उसे सब कुछ प्रिपेयर करना होता है, उसे लेक्चर देना होता है। छात्र केवल और केवल क्या करते हैं यहाँ पर? निष्क्रिय तरीके से सिर्फ सुनते रहते हैं। छात्रों की कोई भूमिका यहाँ नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि भाई आप लेक्चर दे रहे हैं, बच्चे आपको सुन रहे हैं, तो उनका काम सिर्फ सुनना और नोट डाउन करना ही होता है। इसके अलावा बच्चे यहाँ कोई खोज, कोई एक्टिविटी, लर्निंग बाय डूइंग नहीं करते हैं। इसलिए इसको हम टीचर सेंटर्ड, चॉक एंड टॉक मेथड या ट्रेडिशनल मेथड कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये जो विधि है ये बड़ी कक्षाओं में ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। अच्छा, मतलब इसका एक फायदा है इस विधि का कि अगर आपकी क्लासरूम में बहुत ज्यादा बच्चे हैं, बड़ी कक्षा है, ज्यादा सिलेबस है, तो हम लेक्चर विधि जो है होती है उसे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि ये क्या है? टीचर सेंटर्ड मेथड होता है, ठीक है। इतनी बात आपको लेक्चर मेथड के बारे में जाननी थी। अगला पॉइंट, हम अगली विधि की तरफ चलते हैं। हमारी सेकेंड विधि आती है, नेक्स्ट आती है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। अच्छा, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में आपको पता है प्रदर्शन विधि इसे हम कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि बहुत मतलब कि इस विधि का प्रयोग सबसे ज्यादा अगर मैं बोलूँ तो विज्ञान को पढ़ाने में या गणित को पढ़ाने में सबसे ज्यादा उपयोग प्रदर्शन विधि का किया जाता है, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब ही है कि डेमोज यानी कि टू परफॉर्म कोई एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को या कंसेप्ट को परफॉर्म करना प्रदर्शन विधि के अंतर्गत आता है, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली आप प्रेजेंट कर रहे हो कोई एक पर्टिकुलर प्रोसीजर या कोई एक पर्टिकुलर एक्टिविटी। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि टीचर यहाँ पे जो है, जो टीचर होता है वो यहाँ ज्यादा एक्टिव होता है। इसे भी हम टीचर सेंटर्ड में शामिल कहीं ना कहीं कर सकते हैं, क्योंकि टीचर ही सब कुछ यहाँ पे कर रहा है, छात्र केवल उसको यहाँ बैठ के देख रहे हैं कि कैसे वो कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है प्रदर्शन विधि। यहाँ पे टीचर ज्यादा एक्टिव है। इसके अलावा एक चीज और याद रखना कि प्रदर्शन विधि में हम काफी सारे शब्दों को इंटरचेंज तरीके से यूज करते हैं। अगर यहाँ पे आपसे मॉडलिंग पूछा जाए तो प्रदर्शन विधि के अंतर्गत आ सकता है। मॉडलिंग क्या होता है कि भाई छात्र टीचर को यहाँ ऑब्जर्व करके सीखते हैं, तो ये मॉडलिंग है जो बैंडूरा द्वारा दिया गया था। अगर आपने साइकोलॉजी में पढ़ा हो, बैंडूरा ने जो है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग और मॉडलिंग दिया था। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के अंदर दोनों शामिल होते हैं। इसे हम बहुज्ञानेंद्रिय शिक्षण कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों के मल्टीपल सेंसेस यहाँ होते हैं। बहुज्ञानेंद्रिय का मतलब है कि एक तरह से उनके जो सेंसेस है वो एक्टिव है, वो सुन रहे हैं, टीचर को रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक कमी और है इस मेथड की कि यहाँ पर बच्चों को स्वयं कार्य करने के अवसर प्राप्त नहीं होती है, इसीलिए इसे हम अध्यापक केंद्रित विधि मान सकते हैं, ठीक है। तो ये था डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के बारे में। अच्छा, अगला हम मेथड देखेंगे अब, ठीक है। नेक्स्ट मेथड हमारा आता है डिस्कवरी मेथड। अब देखो, यहाँ पर हमने प्रदर्शन विधि में ये देखा कि बच्चे खोज नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे खुद से एक्टिव नहीं है। तो ये जो विधि है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड या लेक्चर मेथड, उससे अच्छी विधि ये वाली मानी जाती है, जिसे हम कहते हैं ह्यूरिस्टिक या फिर डिस्कवरी मेथड, खोज विधि, ठीक है। यहाँ पर खोज कौन कर रहा है? यहाँ पे खोज बच्चा करता है। साइंस में बहुत इंपॉर्टेंस है इस विधि का, मतलब हर विषय में हम देखें तो खोज विधि इंपॉर्टेंट मानी जाती है। इसको दिया प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग ने, ठीक है। आर्मस्ट्रॉन्ग ने इसको दिया, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर ह्यूरिस्टिक का मतलब यही होता है कि अपने अनुभवों से क्या करना, कोई ना कोई खोज करना। यहाँ पर लर्नर खुद से ही सॉल्यूशन को निकालता है, ओके। ये जो है हेल्प करता है बच्चे के साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलप करने में, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाता है,
ओरिजिनलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिएटिविटी यहाँ पे बच्चे की आती है, बच्चे खुद से निर्णय लेने में आत्मनिर्भर हो जाते हैं, उनकी थिंकिंग पावर यहाँ पे ज्यादा इन्हांस होती है। यानी कि खोज विधि कैसी विधि है, लर्नर सेंटर्ड मेथड है। यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, कोई उनके सामने पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बच्चा खुद ही यहाँ से निकालता है और सॉल्यूशन तक पहुंचता है। टीचर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फैसिलिटेटर की भूमिका निभाता है। तो ये कौन सी विधि थी, खोज विधि, जो कि आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा दी गई थी। ह्यूरिस्टिक भी इसे हम कहते हैं। याद रखिएगा, बच्चा एक्टिव है, बच्चा अपने एक्सपीरियंसेस से यहाँ पे खोज कर रहा है, किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे जा रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट आता है हमारा प्ले वे मेथड। प्ले वे मेथड खेल विधि, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं। ओरिजिनेटेड अगर हम इसका पूछे कि प्ले वे मेथड कहाँ से आया है, तो प्ले वे मेथड जो है, दो लोगों के नाम हमको देखने को मिलते हैं, एक है फ्रॉबेल एंड दूसरे है हेनरी कॉल्डवेल कुक। तो यहाँ पे दोनों में कंफ्यूजन हो जाती है कई बार। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले अगर खेल विधि का हम जनक माने तो कुक को माना जाता है। ठीक है, इसको आगे ले गए थे इनके शिष्य फ्रॉबेल। फ्रॉबेल ने खेल विधि को आगे बढ़ाया, किंडरगार्टन लेकर के फ्रॉबेल आए। तो खेल विधि के जन्मदाता कुक को माना जाता है। अगर आपके ऑप्शन में कुक है तो आप जो है हेनरी कुक लगा के आ सकते हैं, अगर कुक नहीं है, फ्रॉबेल है, तो आप फ्रॉबेल लगा देना। ठीक है, वैसे तो कुक ने सबसे पहले दिया था, तो हम इन्हीं को आधुनिक समय में मानते हैं। ठीक है, ये याद रखना। खेल विधि में कुछ हमारे सिद्धांत होते हैं, वो आपको याद रखना है। बच्चे यहाँ पे करके सीखते हैं, बिल्कुल, ये आई थिंक इसमें आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होगी। ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखता है, हर बच्चे की व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार हम खेल सिखाते हैं, खेल द्वारा सिखाते हैं। बाल केंद्रित विधि ये हमारी होती है। ठीक है, चलिए अब इसके कुछ विशेषताएं देख लेते हैं खेल विधि के, उसके बाद हम नेक्स्ट मेथड की तरफ चलेंगे। देखो, खेल की कुछ विशेषताएं हैं कि कैरेक्टरिस्टिक है प्ले की, कि ये छात्रों को खुशी देता है, इट गिव्स प्लेजर। बिल्कुल, यहाँ पर फिजिकल वर्क जो है वो एक इंजॉयबल एक्सपीरियंसेस की तरह होता है। यहाँ पर बच्चों को बहुत अधिक से अधिक क्या दी जाती है, एक उनको फ्रीडम दी जाती है, एक उनको स्वतंत्रता दी जाती है। खेलना एक महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, बहुत यहाँ पर खेल विधि में खेलना ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जो भी टीचर को सिखाना है, समझाना है, वो खेल खेल में सिखाता है। ये सिखाने की कैसी विधि है, प्राकृतिक विधि है, जो कि बच्चों को खुशी और संतुष्टि देती है। तो ये सब चीज आपको पता ही है। खेल के साथ साथ उनका संज्ञान भी यहाँ पे विकसित हो रहा है। ओके, प्लेवे मेथड जो है आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखता है और ये लर्नर सेंटर्ड मेथड होता है। ठीक है, अगले मेथड की तरफ अब हम चलते हैं। यहाँ पर अगला मेथड आता है हमारा लर्निंग बाय डूइंग। कहीं ना कहीं खेल विधि से संबंधित है, कहीं ना कहीं ये जो विधि है ये खोज विधि से संबंधित है, जहां बच्चा स्वयं कर रहा है। ठीक है, ये जो आपका लर्निंग बाय डूइंग था, ये जॉन डीवी जो थे उन्होंने प्रोपाउंड किया था। मतलब कि जॉन डीवी के द्वारा ये इसको जो है इसको शामिल किया गया या इसको इंट्रोड्यूस किया गया, जहां पर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस बच्चे ले रहे हैं, हैंड्स ऑन लर्निंग कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, एंड जो ये आपका लर्निंग बाय डूइंग मेथड था, इसको जॉन डीवी ने शिकागो स्कूल में लेबोरेटरी में इस आइडिया को वो लेकर के आए यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में। ठीक है, इम्प्लीमेंट किया उन्होंने खेल इसको स्वयं करके सीखना विधि को, जिसे लर्निंग बाय डूइंग कहते हैं। तो याद रखना कि ये हमारी एक एक्टिविटी मेथड में आता है, जहां बच्चे एक्टिव हैं, जहां बच्चे कार्य कर रहे हैं। ये जॉन डीवी के द्वारा जो है दिया गया था और इसे हम चाइल्ड सेंटर्ड मेथड मानते हैं। यहाँ पे बच्चे स्वयं कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगली विधि की तरफ चलते हैं। अगला हमारा आता है प्रोजेक्ट मेथड। अब ये प्रोजेक्ट मेथड जो है ये आया था प्रैग्मेटिज्म की फिलॉसफी पे, जिसे प्रयोजनवाद हम कहते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा प्रयोजनवाद जो है, जो प्रैक्टिकल यूटिलिटी पे आपका वो फोकस करता है। तो ये आया था जॉन डीवी के एक फिलॉसफी, उनकी जो फिलॉसफी थी प्रैग्मेटिज्म, या जिसे हम एक्सपेरिमेंटलिज्म कहते हैं। ठीक है, उससे आया था हमारा प्रोजेक्ट मेथड। इसके जनक माने जाते हैं कौन, इसके जनक माने जाते हैं विलियम किलपैट्रिक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसने दिया, प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक के द्वारा दिया गया था, जो कि जॉन डीवी के फॉलोवर थे। ठीक है, उनके शिष्य थे एक तरह से। और यहाँ पर जो आपका प्रोजेक्ट मेथड है, इसमें किलपैट्रिक ने ये कहा कि जो प्रोजेक्ट है वो होल हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटी होती है। इसको आप याद रखना, ये डेफिनेशन काफी एग्जाम्स में पूछी गई है किलपैट्रिक की।
ठीक है। इन्होंने कहा कि जो प्रोजेक्ट मेथड है वो एक होल हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटी होती है जो कि हम एक किसी सोशल एनवायरनमेंट में करते हैं। यानी कि समझ आ गया होगा आपको कि प्रोजेक्ट मेथड एक ऐसा मेथड है जहां पे जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं वो सोशल सराउंडिंग में, रियल लाइफ सिचुएशन में हम जहां पे करते हैं। ठीक है, ये ग्रुप में किया जाने वाला होता है, इसको हम इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। ज्यादातर ग्रुप में किया जाता है सोशली, जहां पे सोशल बच्चा यहाँ पे सीखता है। ठीक है, अब इसके कुछ प्रिंसिपल देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ये। ठीक है, कुछ प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, जैसे कि इसमें बच्चे एक्टिव है यानी कि गतिविधि का सिद्धांत। यहाँ पे उपयोगिता का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है इस मेथड में। उपयोगिता का मतलब है कि जो भी बच्चा प्रोजेक्ट में सीख रहा है, मान लो वो कहीं सोशल सराउंडिंग में आपने उन बच्चों को कोई प्रोजेक्ट दे दिया, तो वो उनके जीवन से भी रिलेटेड होगा, वो जीवन में उपयोगी होगा। इस सिद्धांत का ध्यान रखा जाता है प्रोजेक्ट मेथड में। उद्देश्य का सिद्धांत होता है कि वो पर्पसफुल हो, जो भी एक्टिविटी आप करवाएं, जो भी आप प्रोजेक्ट दे रहे हैं उसका उद्देश्य होना चाहिए, उसका जीवन में भी कोई उद्देश्य होना चाहिए। और यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम को भी फॉलो किया जाता है। हर बच्चे को यहाँ स्वतंत्रता दी जाती है कि प्रोजेक्ट मेथड अगर आप करा रहे हैं तो कौन सा बच्चा क्या कार्य करेगा, किसको आप क्या कार्य देंगे उसकी नीड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम फ्रीडम का भी ध्यान रखते हैं, यानी कि एक्टिविटी, यूटिलिटी, पर्पस, फ्रीडम, ये चारों ही आपके प्रिंसिपल होते हैं। इसके अलावा कई सारे प्रिंसिपल हैं, ठीक है, बट ये इंपॉर्टेंट है तो मैंने इसको इसलिए यहाँ पे मेंशन किया है। अब देखो यहाँ पे हमने अभी डिस्कस किया प्रोजेक्ट मेथड, थोड़ा सा और मैं प्रोजेक्ट मेथड के बारे में आपसे डिस्कस करूंगी। पहली बात आपको ये याद रखनी कि कहाँ से आया, किसने दिया। उसके बाद आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है, इसके प्रिंसिपल याद रखने हैं। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है स्टेप्स, आपसे स्टेप्स पूछा जाता है, स्टेप्स या प्रोसीजर पूछा जाता है प्रोजेक्ट मेथड का। तो यहाँ पे कुछ स्टेप होते हैं, जैसे कि सबसे पहले अगर आपको प्रोजेक्ट कराना है तो आप एक सिचुएशन देते हो बच्चों को, यानी कि बच्चों को परिस्थिति प्रदान करना सबसे पहला स्टेप होता है। उसके बाद परिस्थिति प्रदान आपने करी, आपने एक सिचुएशन बनाया क्लासरूम के अंदर, ठीक है, आपको जिस पे प्रोजेक्ट कराना है आपने एक सिचुएशन क्रिएट किया, डिस्कस किया, आपने एक सिचुएशन बनाई। उसके बाद आप एक प्रोजेक्ट का चुनाव करेंगे कि चलो बेटा आज हम इस पे कोई कुछ एक्टिविटी करेंगे या हम इस पे कुछ हम करेंगे। ठीक है, तो प्रोजेक्ट का चुनाव आपने किया। उसके बाद आप आयोजन करेंगे, प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग में आप क्या करेंगे, प्लानिंग में करेंगे कि आपकी क्लास में कौन सा छात्र क्या करेगा, कैसे आप उसको एग्जीक्यूट करोगे, क्या क्या स्टेप्स होंगे। आपने पूरा प्लान किया प्रोजेक्ट को। प्लान करने के बाद हम क्या करते हैं, परियोजना को एग्जीक्यूट करते हैं, यानी कि जो भी बच्चों को आपने कार्य दिया था, जो भी बच्चों को आपने वर्क दिया, कौन सा बच्चा क्या करेगा, क्या किसका क्या ड्यूटी होगी, वो परियोजना बच्चे रियल लाइफ सिचुएशन में यहाँ पर जाके 4 वाले ऑप्शन में वो करते हैं। उसके बाद बच्चों ने जो जो किया उसमें आप मूल्यांकन करेंगे, क्या कमियां रही, क्या गलतियां रही, क्या स्ट्रेंथ रहा, क्या वीकनेस रही, किस बच्चे ने कैसा कार्य किया, क्या क्या समस्याएं आई प्रोजेक्ट को करने में, आप वहां पे मूल्यांकन करेंगे। और उसके बाद हम सबसे एंड में क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। आप सारी जो भी प्रोजेक्ट हुआ शुरू से लेके अंत तक आप उसको रिकॉर्ड करके रखते हो। तो ये कुछ 6 स्टेप है हमारे प्रोजेक्ट मेथड के। इस तरह से एक शिक्षक प्रोजेक्ट कराता है, ठीक है, अच्छी विधि मानी जाती है। और ये जो है किलपैट्रिक ने दिया, ये आपको याद रखना है। तो आई होप आपको प्रोजेक्ट मेथड अभी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगली विधि की तरफ। ओके, सो अगली विधि हमारी आती है क्वेश्चन आंसर मेथड, प्रश्नोत्तर विधि, और इसे हम सुकरात विधि भी कहते हैं। याद रखना, प्रश्नोत्तर विधि किसने दिया, सोक्रेट्स यानी सुकरात द्वारा दी गई विधि है, ओरिजिनेटर है सुकरात इसके। और इसको सुकराती विधि भी हम कहते हैं, जहाँ पे प्रश्नोत्तर के माध्यम से आप बच्चों को यहाँ पे पढ़ाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं कि इंपॉर्टेंट मेथड है, जो भी चीज आप सिखा रहे हैं वहां पे आप प्रश्न और उत्तर के द्वारा आप बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हैं, बच्चे आपको रिस्पॉन्स कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये प्रश्नोत्तर विधि है। और सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट मेथड ये माना जाता है, ठीक है, पढ़ाने का सबसे पुराना तरीका है प्रश्नोत्तर विधि। जैसे आपको पता है कि पहले के स्कूल में गुरुकुल वगैरह हुआ करते थे, तो वहां पर जो टीचर होता था, जो गुरु होते थे, वो प्रश्न उत्तर के द्वारा ही बच्चों से प्रश्न पूछते थे, बच्चे उसका उत्तर देते थे। ठीक है, तो ये सबसे पुरानी विधि है, सबसे ओल्डेस्ट मेथड माना जाता है इसको। ठीक है, इसको सुकरात ने दिया, सुकराती विधि इसे हम कहते हैं। और प्रश्न उत्तर तो आपको पता ही है कि हम इसमें क्या करते हैं, हम यहाँ पे जो भी प्रश्न पूछते हैं उसके अलावा उसके बेसिस पे हम बच्चों के ज्ञान को क्या करते हैं, इवेलुएट करते हैं कि उनको कितना ज्ञान है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। अगली विधि देखते हैं। अगली विधि है हमारी डाल्टन मेथड। डाल्टन मेथड जिसे हम ठेका विधि भी कहते हैं, याद रखना, ठेका विधि, डाल्टन विधि कहते हैं।
किसने दिया, ये आपसे पूछा जा चुका है एग्जाम में काफी बार। ये हेलेन पार्कहर्स्ट ने दिया था, ठीक है, याद रखना, हेलेन पार्कहर्स्ट जो अमेरिका की थी उन्होंने दिया। और जो डाल्टन विधि है इसका नाम भी अमेरिका के डाल्टन नगर के नाम पे पड़ा था, ठीक है, क्योंकि अमेरिका के डाल्टन नगर में इस विधि को दिया गया, इसलिए इस विधि का नाम क्या पड़ा, डाल्टन विधि पड़ा। किसने दिया है, हेलेन पार्कहर्स्ट ने इसको दिया है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि एक ठेका का मतलब क्या होता है कि आप एक समझौता कर लेते हैं, ठीक है, आप निश्चित एक बच्चों को पर्टिकुलर टाइम पे कोई कार्य दे देते हैं, बच्चों को आपने कोई पर्टिकुलर टाइम पे कोई पर्टिकुलर काम दिया, ठीक है, कि भाई आपको ये करना है। यहाँ पे बालक अपने अकॉर्डिंग उस काम को करते हैं, सारी स्वतंत्रता यहाँ पे बच्चों को दी जाती है, सारी सुविधाएं टीचर यहाँ पे बच्चों को देता है, बच्चे इंटरेक्शन करते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे जो भी वो मटेरियल चूज करते हैं वो अपनी चॉइस का करते हैं। बेसिकली सिंपल सी बात है कि आपने बच्चों को क्या किया, आपने कोई एक्टिविटी कराई, आपने एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट में उनको कोई कार्य कराया, जहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलके उस कार्य को कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डाल्टन विधि के बारे में था, आपको इतना याद रखना है। अगली शिक्षण विधि हम देखते हैं, नेक्स्ट टीचिंग मेथड क्या है। ओके, अगला आता है हमारा दल शिक्षण विधि। ये इस विधि के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। इस विधि के बारे में कुछ देख लेते हैं, ठीक है। टीम टीचिंग मेथड यानी कि इसे हम दल शिक्षण विधि कहते हैं। यहाँ पर ये एक कोलैबोरेटिव तरीके की विधि होती है और इसे हम को टीचिंग मेथड भी कहते हैं, ये याद रखना है आपको। यहाँ पर क्या होता है कि बड़े आकार में जब आपको शिक्षण करना है समूह में, तो ये बहुत अच्छी विधि मानी जाती है। यहाँ पर क्या होता है कि जो दल होता है वो शिक्षकों का होता है, ठीक है। एक किसी भी प्रक्रिया में, किसी भी आप विद्यालय में देखेंगे वहां पर क्या है कि शिक्षकों का दल है, शिक्षकों का समूह होता है जो कि विद्यार्थियों के ज्ञान और उनके अनुभवों के बारे में विचार विमर्श करते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, उनका इवैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि दो या दो से अधिक टीचर हैं, वो प्लानिंग में उस किसी भी चीज के योजना बनाने में, उसको पूरा करने में, उसका मूल्यांकन करने में यहाँ पे इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। यानी कि शिक्षकों का जो एक पूरा समूह है वो मिलके छात्रों के बारे में प्लानिंग करता है, मूल्यांकन कर रहा है, उनके जो है एग्जीक्यूशन कर रहा है कि कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, क्या बच्चों की वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, ये चीजें होती हैं। तो ये क्या है, आपका दल शिक्षण विधि है। दल में शिक्षक जो है मिल करके बच्चों को टीच करते हैं, उनके बारे में क्रियान्वयन और मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। तो टीम टीचिंग मेथड ये था। अगली विधि के बारे में देखते हैं। अगला आता है हमारा डिस्कशन मेथड। आप सबको पता होगा डिस्कशन क्या है, ये टू वे कम्युनिकेशन है जो टीचर और पार्टिसिपेंट के बीच में या स्टूडेंट के बीच में हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि जो भी डिस्कशन है वहां पर जो शिक्षक है वो जो है सुनता है बच्चों के बारे में। बच्चे ज्यादातर जो समय है वो बोलने पे स्पेंड करते हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इस विधि का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि यहाँ पे बच्चों को मौका मिलता है बोलने का, अपने विचारों को क्या करना, एक्सप्रेस करने का, ठीक है। तो आपको ये सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। विचार विमर्श विधि के बारे में सिंपल सा आपको जानना है कि या तो स्टूडेंट का डिस्कशन हो सकता है, टीचर स्टूडेंट का डिस्कशन हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर बच्चे जो है और जो शिक्षक है वो आपस में विचार विमर्श करके किसी भी समस्या का समाधान करते हैं, कोई भी चीज को सीखते हैं, किसी के बारे में भी वो बातचीत यहाँ करते हैं। पार्टिसिपेशन एक तरीके का यहाँ पर होता है, ठीक है। इसके कुछ एडवांटेज होते हैं, इससे जो अधिगम है वो बहुत इफेक्टिव है, प्रभावपूर्ण अधिगम होता है। बच्चों के एक्सपीरियंसेस पे ध्यान ज्यादा दिया जाता है, यहाँ पे छात्रों को ज्यादा वरीयता दी जाती है। जब बच्चे डिस्कस करते हैं अपने विचारों को, विचार विमर्श कर रहे हैं उसमें जब अपने विचारों को एक्सप्रेस करते हैं तो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ पर डेवलप होती है, ठीक है। यहाँ पे पार्टिसिपेशन है, बच्चे सेल्फ एक्सप्रेशन यहाँ करते हैं और पीयर लर्निंग भी यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। पीयर लर्निंग क्या होता है कि छात्र एक दूसरे को ही क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, एक दूसरे की कमियों के बारे में जानते हैं, उस पे वो एक दूसरे को बताते हैं। तो ये इसके कुछ क्या हो गए, एडवांटेज हो गए। चलते हैं अब इसके कुछ डिसएडवांटेज की तरफ। अभी तक हम एडवांटेज देख रहे थे, कुछ इसकी हानियां भी होती हैं, ठीक है। अब हानियों में क्या क्या है डिस्कशन मेथड में, कि यहाँ पर क्या होता है कि कई बार पर्सनल फीलिंग के साथ डोमिनेट हो जाता है। कई बार बच्चे जो मुख्य उनका जो विषय का तरीका है या जो मुख्य विषय है जिस पर वो डिस्कस कर रहे हैं, कई बार उनसे उनका ध्यान भटक जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। कई बार डोमिनेट हो जाता है पर्सनल फीलिंग में, बच्चे बहुत ज्यादा पर्सनली कई बार यहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद
यहाँ पर कई बार ऐसे होता है कि एक पर्सन का डोमिनेंस बहुत ज्यादा या एक स्टूडेंट का डोमिनेंस यहाँ हो जाता है। जैसे कि आपको पता है कि अगर मान लो डिस्कशन हो रहा है तो जो भी बच्चे हैं, जो ऐसे बच्चे जो कि बहुत कक्षा में आगे रहते हैं या जो बहुत जो है ब्राइट बच्चे हैं, जो गिफ्टेड हैं, वो बच्चे हो सकता है कि इसमें ज्यादा पार्टिसिपेट करें, ज्यादा डिस्कस करें। कुछ बच्चे क्लास में ऐसे होते हैं जो बैक बेंचर्स हैं, या बैक बेंचर्स तो नहीं कह सकते, कि जो शाय होते हैं, शर्मीले होते हैं, वो बच्चे कम बोलते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि डिस्कशन मेथड में एक ही जो पर्सन है, जो एक व्यक्ति है, वो बोलता है। कई बार शिक्षक भी ऐसा होता है कि टीचर ही बस बोल रहा है डिस्कशन में, बच्चों को मौका ही नहीं मिल रहा। तो ये एक इसकी कमी हो सकती है। ठीक है, इसमें जो है इट रिक्वायर्स प्रिपरेशन। यहाँ पे बच्चों को प्रिपरेशन की जरूरत होती है कि उनको क्या, किस टॉपिक पे क्या डिस्कस करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, इसमें हाई स्किल इंस्ट्रक्टर या किसी टीचर की जरूरत होती है जो कि उस टॉपिक के बारे में अच्छे से डिस्कस कर पाए। ठीक है, तो ये कुछ इसकी डीमेरिट्स हो सकती हैं, और मेरिट्स तो हम देख ही चुके हैं कि क्या क्या है। ज्यादातर इसके मेरिट्स ही हैं जो अच्छी हैं। ठीक है, प्रभावपूर्ण अधिगम है, आपका क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों का डेवलप हो रहा है, पूर्ण सहभागिता यहाँ बच्चे करते हैं, स्व अभिव्यक्ति के अवसर उनको मिलते हैं। लेकिन अगर डिस्कशन अच्छे से ना करा जाए तब जाके ये कुछ इसके डिसएडवांटेज हो सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा मेथड आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। समस्या समाधान विधि जो है, वो इस विधि के जो जनक हैं वो कौन माने जाते हैं? जो प्राचीन, अगर हम बोलें कि भाई प्राचीन काल में किसने, तो सुकरात और सेंट थॉमस द्वारा दिया गया। और आधुनिक समय में इसके जो जन्मदाता माने जाते हैं वो जॉन डेवी माने जाते हैं। अब समस्या समाधान में क्या होता है कि कोई भी एक आप सीख रहे हैं कोई चीज, तो वहां पर एक समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, समस्या हो रही है, आपके उद्देश्य प्राप्ति में किसी तरह की बाधा आई, तो आप यहाँ क्या करते हैं कि उस प्रॉब्लम का, आपके सामने एक प्रॉब्लम है, उसका एक आप सॉल्यूशन यहाँ पर निकालते हो। ठीक है, यहाँ पर टीचर जो है बच्चों के सामने समस्या को रखता है, बच्चों को ये अनुभव कराता है कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है हमारे, और हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है इस कठिनाई को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ यहाँ पर स्टेप्स को फॉलो किया जाता है, वैज्ञानिक तरीके से समस्या का समाधान किया जाता है। क्या क्या चीजें यहाँ शामिल होती हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको अगर समस्या समाधान विधि से कोई भी चीज सिखानी है, मान लीजिए आप कोई ईवीएस का या कोई साइंस का टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जहाँ पे आपने बच्चों के सामने कोई प्रॉब्लम प्रेजेंट कर दी। ठीक है, उस प्रॉब्लम को आपने उनके सामने डिफाइन किया कि ये हमारे सामने समस्या है। ठीक है, आप उनसे डिस्कस कर रहे हैं तो उनके सामने एक प्रॉब्लम आ गई। फिर बच्चे वहां पे ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, सॉल्यूशन को देखते हैं, वो विचार विमर्श करते हैं, आपसे डिस्कशन करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे यहाँ पर। उसके बाद उनको जो सॉल्यूशन मिलेगा तो उसका वो एक समाधान निकालेंगे कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज है उसका एक सॉल्यूशन वो निकालते हैं। उसके बाद वो उस सॉल्यूशन को रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, उसे वो करके देखते हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी उन्होंने उसको सॉल्यूशन को किया, एग्जीक्यूट किया, उसको वो रिव्यू करते हैं, रिजल्ट पे पहुंचते हैं। तो ये कुछ क्या है, समस्या समाधान विधि के चरण होते हैं, जहां पर आपने पहले बच्चों को समस्या से परिचित कराया, फिर आपने उनको जो है सॉल्यूशन निकालने के लिए कहा, आपने उनसे डिस्कशन किया, उसके बाद बच्चे एक सॉल्यूशन पे आए, उन्होंने बहुत सारे हाइपोथेसिस लगाए जिनसे उन्होंने एक सॉल्यूशन उन्होंने निकाला, उसको वो क्या कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पर वो बाद में रिव्यू करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीके की मेथड जो है वो प्लान्ड तरीके की एक्टिविटी होती है, जहां पर बच्चों को एक सॉल्यूशन को फाइंड करने का पर्पस दे दिया जाता है। बच्चे की रिफ्लेक्टिव थिंकिंग यहाँ पर, बच्चे का साइंटिफिक एटीट्यूड यहाँ पे डेवलप होता है, और रेलिवेंट जो कोई कंक्लूजन है वो निकाले जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे बच्चे ही सब कर रहे हैं, उनके सामने आपने सिर्फ समस्या को रख दिया। ठीक है, आपका काम सिर्फ उनको फैसिलिटेट करना है, बच्चे इसको धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, किसी भी समस्या का समाधान कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी विधि मानी जाती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलते हैं अगली विधि की तरफ। सबसे इंपॉर्टेंट विधि हमारी आती है, जहां से इतने ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक के एग्जाम्स में, ये हमारी है आगमन और निगमन विधि। तो इस विधि को थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, आगमन विधि को जब हम देखें तो इंडक्टिव मेथड इसे कहा जाता है। ये विधि विशेष से सामान्य की ओर होती है, यानी कि आपने क्या कर दिया, आगमन विधि में कोई विशेष, आपने कोई स्पेसिफिक उदाहरण दे दिया। ठीक है, विशेष का मतलब है स्पेसिफिक टू जनरल की तरफ जाना, आपने कोई उदाहरण दिया, एग्जाम्पल, उस एग्जाम्पल से बच्चे रूल की तरफ जा रहे हैं, ये आगमन विधि की विशेषता है। ठीक है, अगर निगमन की बात करूं तो निगमन हमारा जनरल टू स्पेसिफिक होता है। आपने पहले ही बच्चों को, जनरल का मतलब है कि आपने पहले ही उनको बता दिया कि वो क्या पढ़ने जा रहे हैं, आपने उनको रूल बता दिया, आपने उनको फैक्ट बता दिए, उससे बच्चे कहाँ जा रहे हैं,
रूल टू एग्जाम्पल को बाद में वो सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि एग्जाम्पल पे बच्चे बाद में यहाँ पर जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे क्या है कि यह बच्चों की आवश्यकता और रुचियों का ध्यान रखती है। बिल्कुल आगमन विधि अच्छी विधि मानी जाती है, लेकिन निगमन विधि में वो बच्चों पे तथ्य थोप दिए जाते हैं, उनको रूल आपने बता दिया सीधा, बच्चे यहाँ पे याद कर लेते हैं रूल्स को, तो ये निगमन विधि बहुत ज्यादा अच्छी नहीं मानी जाती है। आगमन विधि खोज को प्रोत्साहित करती है, चिंतन, बच्चों की रिफ्लेक्टिव थिंकिंग को, उनके साइंटिफिक एटीट्यूड को बढ़ाती है। लेकिन जो निगमन विधि है वो ज्यादा कंठस्थीकरण पे फोकस करती है, यानी कि रोट मेमोराइजेशन पे ज्यादा यहाँ पे फोकस किया जाता है, क्योंकि भाई आपने पहले उनको जब रूल बता दिए तो काफी बच्चे ये होते हैं कि वो याद कर लेते हैं, रट लेते हैं बिना सोचे समझे, तो ये कंठस्थीकरण पे फोकस करती है। आगमन विधि की बात करूं तो सामान्यकरण जो है बच्चा खुद कर रहा है, बच्चा खुद से उन्होंने ऑब्जर्व किया, बच्चा अवलोकन के साथ वो बाद में नियम खुद से निकालता है, फाइंड आउट करता है, तो ये क्या है, ये अच्छी विधि मानी जाती है। सामान्यकरण बच्चा खुद कर रहा है, लेकिन निगमन विधि में क्या है कि आपने पहले ही उनको नियम दे दिया, वो नियम को बहुत अच्छे से समझ नहीं पाता है, रट लेता है, इसलिए वो उसको जल्दी भूल जाता है। तो आगमन विधि निगमन विधि का आपको अभी तक इतना पता चल गया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, आगे और चीजें देख लेते हैं। आगमन विधि से बच्चे तार्किक होते हैं, बिल्कुल करते हैं, बच्चे तर्क लगाते हैं, खुद की समझ यहाँ बच्चा लगाता है। लेकिन निगमन विधि में बच्चा तर्क को ज्यों का त्यों रट लेता है, बच्चों को मौका नहीं मिल पाता यहाँ पे सोचने का ज्यादा। ठीक है, करके सीखने को प्रोत्साहन नहीं करता आगमन विधि, क्योंकि ये निगमन विधि क्या है कि करके सीखने का यहाँ पे मौका नहीं मिलता बच्चों को, नियम से शुरू हुआ और उसके बाद बच्चे अभ्यास करते हैं, उसको यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन आगमन विधि क्या है, आगमन विधि में बच्चा पहले प्रेक्षण कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, उसके बाद बच्चा धीरे धीरे अमूर्त तरीके से नियम को फाइंड आउट करता है। ठीक है, तो ये आगमन विधि और निगमन विधि की कैरेक्टरिस्टिक थी। आगमन विधि सबसे अच्छी मानी जाती है, बच्चा यहाँ सहभागिता, सामूहिक कार्य, खोज, मनोवैज्ञानिक है, बच्चा यहाँ पे एक्टिव है। लेकिन निगमन विधि में बच्चा ज्यादा क्या रहता है, निष्क्रिय रहता है। तो ये आगमन और निगमन विधियां, दोनों विधियां आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों मेथड। ठीक है, चलते हैं अगली विधि की तरफ। नेक्स्ट हमारा आता है अगला मेथड ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड, जो कि किसके द्वारा दिया गया था, ऑसबॉर्न के द्वारा दिया गया था 1963 में। याद रखना ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड क्या है, जिसको हम मस्तिष्क उद्दीलन भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि बच्चों को नए आइडियाज को डिस्कवर करने का मौका मिलता है। कोई भी एक ग्रुप एक्टिविटी है, मान लो ये आप देख रहे हो कि जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है वहां पे क्या है कि कोई भी ग्रुप एक्टिविटी होती है जहां पर किसी एक टॉपिक पर बच्चे विचार विमर्श कर रहे हैं, उस टॉपिक, उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम के बारे में वो अपने आइडियाज को डिस्कस कर रहे हैं, और उसके बाद वो अपने अपने आइडियाज को टीचर के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, उनके आइडियाज को यहाँ इवेलुएट किया जाता है और बच्चे एक सॉल्यूशन तक यहाँ पहुंचते हैं। तो बेसिकली ये कैसी विधि है, ये एक ग्रुप टेक्निक होती है। ठीक है, ऑसबॉर्न द्वारा दिया गया था। बच्चों के चिंतन को यहाँ बहुत ज्यादा वरीयता दी जाती है, मतलब यहाँ पे बच्चे ना माइंड में बहुत ज्यादा सोचते हैं। ठीक है, एक तरह से कहा जाता है कि भाई बिजली की तरह जो है दिमाग में आइडियाज यहाँ पे बच्चों के कड़कते हैं, या झंझावात इसको कहा जाता है, क्वेश्चन बनता है। तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड है जहाँ बच्चों के आइडियाज को बहुत ज्यादा यहाँ पे उनको क्या किया जाता है, निकलवाया जाता है। ठीक है, टीचर यहाँ पे साथ में होता है बच्चों के, और जजमेंट नहीं होता यहाँ पे। ऐसा नहीं कि बच्चों की आइडियाज को आप क्रिटिकल जज कर रहे हैं, उनको आप जो है डिस्करेज कर रहे हैं, ये सब हम नहीं करते हैं। नए नए आइडियाज को यहाँ पे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न अगला हमारा मेथड आता है स्टोरी टेलिंग मेथड। ये तो आपको पता ही है, स्टोरी टेलिंग मेथड आपका ये भी एक बहुत पुराना मेथड है, जहाँ पे टीचर जो है वो किसी भी लेसन को स्टोरी के फॉर्म में प्रेजेंट कर रहा है। टीचर जो है बहुत सारी स्टोरी बच्चों को सुनाता है मिडिल ऑफ द लेसन या फिर सेशन के दौरान, किसी भी चीज को इंटरेस्टिंग बनाने में। ठीक है, जैसे आपको कोई भी चीज पढ़ानी है तो आप स्टोरीज के माध्यम से उस टॉपिक को समझा सकते हो बच्चों को, क्योंकि आपको पता है कि छोटे बच्चों को स्टोरीज सुनना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए प्राइमरी लेवल पे बहुत अच्छा माना जाता है। ये उनके अटेंशन को बढ़ाता है, बच्चों को मोटिवेट रखता है। तो ये आपका क्या था, स्टोरी टेलिंग मेथड था। ठीक है, अगली विधि हमारी आती है एनालिसिस मेथड। एनालिसिस मेथड क्या होता है कि ये क्या है कि एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे आप किसी कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम है, जो एक टॉपिक है, उसको आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसको समझ रहे हैं या उसको आप सॉल्व कर रहे हैं। एनालिसिस का मतलब ही यही है कि आपके सामने कोई चीज है, उसको आप पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में
डिवाइड करना, किसी भी समस्या को समाधान, अनेक तरीकों से समाधान ढूंढ निकालना विश्लेषण विधि के अंदर आता है। जैसे मान लो आपके सामने ये एक प्रॉब्लम थी, इसका आपने 1, 2, 3 या आपने इसका मल्टीपल सॉल्यूशन निकाला। ये जो है डाइवर्जेंट थिंकिंग को बहुत ज्यादा जो है प्रोत्साहित करता है बच्चों की। यहाँ पे क्रिएटिव थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी विधान या किसी भी व्यवस्था क्रम को सूक्ष्मता से जब आप परीक्षण करते हो, उसके मूल तत्वों को जब आप खोजते हो, तो इस क्रिया को हम विश्लेषण कहते हैं। क्या समझ आया कि आपके सामने कोई समस्या थी, कोई भी टॉपिक था, कोई भी व्यवस्था थी, कोई विधान था, आपने इसको क्या किया, ऑब्जर्व किया, इसको आपने परीक्षण किया, इसको परीक्षण करके आपने बहुत सारे क्या किए, मूल तत्वों को आपने खोजा। यानी कि आपके सामने कोई टॉपिक था, इसको आपने अनेक तरीकों से इसका समाधान निकाला, तो ये आपकी विश्लेषण विधि के अंदर आता है। यानी कि समस्या को छोटे छोटे भागों में विभाजित करना विश्लेषण का एक हमारा प्रकार होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा विश्लेषण का यूज हम बेसिकली साइंस में और मैथ्स में करते हैं, और विश्लेषण का उल्टा एक होता है संश्लेषण, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। विश्लेषण क्या है कि आपके सामने कोई समस्या है, आप उसको छोटे छोटे भागों में विभक्त कर रहे हैं, उसको आप टुकड़े करके सीख रहे हैं या आप सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। ठीक है, अब संश्लेषण क्या होता है, संश्लेषण थोड़ा सा इसका उल्टा होता है। संश्लेषण में क्या होता है कि आपको पहले ही फैक्ट दे दिया गया, आपको पहले ही कंक्लूजन दे दिया गया, रिजल्ट दे दिया गया, उस रिजल्ट से आप एक सॉल्यूशन तक जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, विभिन्न भागों को जोड़ना, आप क्या कर रहे हैं, सबको आपस में जोड़कर एक समाधान, आप इसका आंसर फाइंड आउट कर रहे हो, तो ये आपका संश्लेषण होता है। ठीक है, संश्लेषण का मतलब क्या है कि कंबाइन करना डिफरेंट पीसेस को होल में। यानी कोई समस्या है आपके सामने, मान लीजिए कुछ बहुत सारे क्वेश्चन थे, समस्या थी, या आपके सामने कोई फैक्ट था, कोई तथ्य था, उसको आपने क्या कर दिया, जोड़ दिया, आप एक समाधान तक आए, तो वो आपका संश्लेषण में आता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। किसी भी टॉपिक को आप सिखा रहे हैं, उस टॉपिक में आपने मान लो कि मैथ्स में आपने कुछ पहले ही बच्चों को बता दिया, उस पहले जो आपने बताया, जो बच्चों के सामने बहुत सारे समस्या थी, उसको उन्होंने जोड़ा और उन्होंने एक रिजल्ट पे वो गए। तो विश्लेषण में क्या होता है बेसिकली कि समस्या को विभाजित करना, किसी एक समस्या को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके अनेक आंसर को निकालना, फाइंड आउट करना विश्लेषण है। और संश्लेषण में क्या होता है कि आपके सामने पहले ही फैक्ट दिए हुए हैं, आप एक प्रॉब्लम तक जा रहे हो, आपने एक आंसर को फाइंड आउट किया, ये आपका सिंथेसिस में आता है। बेसिकली सिंथेसिस हमें कन्वर्जेंट थिंकिंग के बारे में बताता है, यानी कि बच्चों का जो अभिसारी चिंतन होता है उसको बढ़ाता है। ठीक है, तो ये थे गाइज आज के सारे मेथड, हमने लगभग 17 मेथड यहाँ पे कवर किए हैं। विश्लेषण, संश्लेषण, जितने भी इंपॉर्टेंट विधियां हैं, कॉमन विधियां हैं, उनको डिस्कस किया। तो आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन कैसा लगता है जरूर बताना, और मैंने ट्राई किया कि शॉर्ट में आपको सारी चीजें मैं समझा सकूं। ठीक है, तो अगर अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जरूर बताइएगा। कोई अगर आपको फीडबैक भी देना है तो आप मुझे जरूर दिया करें, ठीक है, ताकि मैं उस चीज पे और ध्यान दूं। ओके, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके बाद थैंक यू।